कभी सोचा है कि इंडियन रेलवे जैसा विशालकाय सिस्टम जो रोजाना लाखों लोगों को लेके चलता है, वो किसी त्योहार के लिए एक छोटा सा बदलाव वो कैसे करता होगा? मेरा मतलब है एक अस्थाई स्टॉप। सुनने में तो बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसका फैसला कौन लेता है? और ये खबर ऊपर से नीचे तक, मतलब मुंबई के हेड ऑफिस से लेकर सीहोर स्टेशन पर खड़े गार्ड तक पहुंचती कैसे है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास पश्चिमी रेलवे के कुछ कह सकते अंदरूनी दस्तावेज हैं। तारीख है 10 फरवरी 2026 और ये दस्तावेज हमें एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर 21 जोड़ी ट्रेनों को एक खास स्टेशन पर रोकने की पूरी कहानी। तो चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। और ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये कोई प्रेस रिलीज या अखबार की खबर नहीं है। ये रेलवे का अपना इंटरनल कम्युनिकेशन है, अंदरूनी बातचीत। ये हमें उस पूरी मशीनरी को चलते हुए देखने का मौका देता है। हम अक्सर रेलवे को एक बहुत बड़े धीरे धीरे चलने वाले हाथी की तरह सोचते हैं, लेकिन ये दस्तावेज दिखाते हैं कि ये हाथी जरूरत पड़ने पर कितनी तेजी से काम कर सकता है। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन दस्तावेजों का लब्बो-लबाब क्या है? लब्बो-लबाब ये है कि पश्चिमी रेलवे ने सीहोर स्टेशन, जिसका कोड है SHE, वहां पर कुछ ट्रेनों के लिए एक टेम्पररी स्टॉप को मंजूरी दी है। और वजह भी साफ है, कुबेर धाम में होने वाला महाशिवरात्रि का मेला। जी। ये स्टॉप पूरे 10 दिनों के लिए है, 13 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक। 10 दिन, ये भी अपने आप में एक लंबा समय है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका पैमाना। ये कोई एक दो लोकल ट्रेनें नहीं है। हाँ, यही बात मेरे भी दिमाग में खटक रही थी। 21 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 42 ट्रेन्स रोजाना उस छोटे से स्टेशन पर अतिरिक्त रुकेंगी। इसका असर तो बहुत दूर तक जाता होगा। बिल्कुल। जब हम इन ट्रेनों की लिस्ट देखते हैं तो समझ आता है कि ये फैसला कितना बड़ा है। ये सिर्फ गुजरात या मध्य प्रदेश की ट्रेनें नहीं हैं। इसमें इंदौर से हावड़ा जाने वाली शिप्रा एक्सप्रेस है। इंदौर से हावड़ा? हाँ, मतलब मध्य प्रदेश से सीधे पश्चिम बंगाल। फिर जोधपुर से पुरी तक जाने वाली ट्रेन है जो राजस्थान को ओडिशा से जोड़ती है। यानी पूरा देश कवर हो रहा है एक तरह से। लगभग। इसमें अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस भी है जो गुजरात को पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिलाती है। और हद तो तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि इंदौर से सुदूर दक्षिण में तिरुवनंतपुरम जाने वाली अहिल्या नगरी एक्सप्रेस को भी सीहोर में रुकने का आदेश दिया गया है। बाप रे। ये दिखाता है कि रेलवे ये मानकर चल रहा है कि देश के हर कोने से श्रद्धालु इस मेले में आ सकते हैं। मैं तो बस ये सोच रही थी कि कोई परिवार अगर अहमदाबाद से गोरखपुर जा रहा हो और उन्हें रास्ते में पता चले कि अरे, हम तो कुबेर धाम में दर्शन के लिए उतर सकते हैं, उनके लिए एक छोटा सा स्टॉप नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। ये पूरी तकनीकी प्रक्रिया आखिर में ऐसे ही किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए है। लेकिन ये तो यात्रियों की बात हुई, रेलवे के लिए तो ये किसी सरदर्द से कम नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यात्रियों के लिए जो सुविधा है वो रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल चुनौती है, और इसी चुनौती की कहानी इन दस्तावेजों में छुपी है। तो फिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? 21 जोड़ी ट्रेनों को रोकने का ये फैसला, ये आइडिया आया कहाँ से? क्या मुंबई में बैठे किसी बड़े अधिकारी को अचानक लगा कि सीहोर में ट्रेन रोकनी चाहिए? यकीनन इसके पीछे कोई प्रोसेस होगा। बिल्कुल, ये कोई टॉप डाउन फैसला नहीं है। हमारे पास जो हेड ऑफिस का दस्तावेज है उसमें साफ साफ रतलाम डिवीजन के एक पत्र का जिक्र है जो 6 फरवरी 2026 को भेजा गया था। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जरूरत को सबसे पहले जमीनी स्तर पर यानी रतलाम मंडल ने पहचाना। उन्होंने देखा कि महाशिवरात्रि का मेला आ रहा है, भीड़ बढ़ेगी, और उन्होंने ही हेड ऑफिस को यह प्रस्ताव भेजा कि यहाँ अस्थायी स्टॉप की जरूरत है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि 6 फरवरी को रतलाम से प्रस्ताव गया और हमारे पास जो मंजूरी के दस्तावेज हैं वो 10 फरवरी के हैं? मतलब सिर्फ 4 दिन में? जी हाँ। एक सरकारी विभाग में, खासकर रेलवे जैसे बड़े संगठन में, इतना बड़ा फैसला सिर्फ 4 दिन में हो गया, ये तो यकीन करने लायक नहीं है। और यही इन दस्तावेजों की सबसे हैरान करने वाली बात है। ये उसी हाथी के चीते की तरह फुर्तीला होने का सबूत है जिसकी बात मैं कर रहा था। सिर्फ 4 दिन में प्रस्ताव भेजा गया, उस पर विचार हुआ और सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसे मंजूर भी कर दिया। ये शब्द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बहुत जरूरी है। ये बताता है कि सिस्टम में हर काम के लिए एक तय जिम्मेदारी है,
कोई भी यूं ही फैसले नहीं ले सकता। और इस मंजूरी का हमारे पास पक्का सबूत भी है। एक दस्तावेज पर दिलीप कुमार झा के डिजिटल हस्ताक्षर है। तारीख और समय भी दिया है 10 फरवरी 2026 दोपहर 12:39 और 57 सेकंड। मैं हमेशा सोचती थी कि ये डिजिटल सिग्नेचर बस एक तकनीकी फॉर्मेलिटी है। क्या इसका कोई खास मतलब है? ये फॉर्मेलिटी से कहीं ज्यादा है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही है। डिजिटल हस्ताक्षर का मतलब है कि हम ठीक-ठीक बता सकते हैं कि फैसला किसने, कब और क्यों लिया। यहाँ कारण भी साफ लिखा है, अप्रूव्ड। इससे पूरी प्रक्रिया का एक डिजिटल निशान बन जाता है जिसे बाद में कोई बदल नहीं सकता। यह दिखाता है कि सिस्टम अब मॉडर्न हो रहा है और तेजी से काम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो मुंबई हेडक्वार्टर से अप्रूव्ड का स्टैंप लग गया, तो क्या इसका मतलब है कि काम हो गया, या असली कहानी तो अब शुरू होती है जमीनी स्तर पर? हमारे पास ये जो हिंदी वाला दस्तावेज है, इसका क्या रोल है इस पूरी चेन में? असली कहानी तो अब शुरू होती है। मुंबई से मंजूरी मिलना तो सिर्फ आधा काम है। अब उस मंजूरी को हकीकत में बदलना है। यहीं पर रतलाम मंडल का वो हिंदी वाला दस्तावेज काम आता है। ये एक तरह का एक्शन ऑर्डर है जो मंजूरी मिलने के फौरन बाद 10 फरवरी को ही जारी कर दिया गया। ये मुख्यालय के आदेश को लागू करने का ब्लूप्रिंट है। मैंने इस हिंदी दस्तावेज में देखा कि ये किस-किस को भेजा गया है। लिस्ट काफी लंबी है। स्टेशन प्रबंधक, सीहोर, यातायात निरीक्षक, वाणिज्यिक निरीक्षक, मुख्य क्रू नियंत्रक, गार्ड। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट। क्या ये जरूरत से ज्यादा नहीं है? मतलब क्या सच में हर किसी को ये जानने की जरूरत है? कहीं ये ब्यूरोक्रेसी का एक और उदाहरण तो नहीं कि बस सबको लूप में रख लो? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन का बेहतरीन उदाहरण है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। ऑर्केस्ट्रा? हाँ, एक भी म्यूजिशियन के पास गलत धुन का कागज हो तो पूरा संगीत बिगड़ जाएगा। यहाँ भी वही बात है। स्टेशन प्रबंधक को पता होना चाहिए क्योंकि उसे प्लेटफॉर्म अनाउंसमेंट और भीड़ को संभालना है। सही बात है। यातायात निरीक्षक को जानना जरूरी है ताकि वो सिग्नलिंग और ट्रैक मैनेजमेंट देख सकें। मुख्य क्रू नियंत्रक को, लोको पायलट और गार्ड्स को ये निर्देश देना है। अगर पायलट को ही नहीं पता कि ट्रेन रोकनी है तो सब बेकार है। बिल्कुल। और वाणिज्यिक विभाग को जानना जरूरी है ताकि अगर जरूरत पड़े तो टिकट बुकिंग सिस्टम में इस स्टॉप को अपडेट किया जा सके। हर एक व्यक्ति इस चेन की एक अहम कड़ी है। एक भी कड़ी टूटी तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ये लिस्ट लंबी नहीं बल्कि जरूरी है। वाह, मतलब इस एक छोटे से बदलाव के लिए दर्जनों लोगों को एक साथ एक ही पेज पर लाना पड़ता है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन इन दस्तावेजों में एक लाइन है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। इसमें लिखा है, टाइम लॉस शुड बी एडजस्टेड ड्यूरिंग ट्रेन रन टू मेंटेन पंक्चुअलिटी ऑफ दीज ट्रेन्स। मतलब इस स्टॉप की वजह से जो समय बर्बाद होगा उसकी भरपाई रास्ते में ही करनी होगी। अब ये बात मुझे थोड़ी असंभव सी लग रही है। एक अतिरिक्त स्टॉप का मतलब है ट्रेन को धीमा करना, रुकना, यात्रियों का चढ़ना उतरना और फिर से रफ्तार पकड़ना। इसमें कम से कम 5-7 मिनट तो लगेंगे ही। भारतीय रेलवे के ट्रैक तो पहले से ही इतने व्यस्त होते हैं। क्या सच में इतनी गुंजाइश होती है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा सके या किसी दूसरे स्टेशन पर अपना रुकने का समय कम कर सके, वो भी बिना किसी और ट्रेन को डिस्टर्ब किए? ये सवाल बहुत वाजिब है और यही रेलवे की रोजाना की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका जवाब हाँ है, लेकिन ये बहुत जटिल है। इसे करने के कुछ तरीके होते हैं। अच्छा। पहली चीज है स्लैक टाइम या बफर टाइम। बफर टाइम। जी, जब टाइम टेबल बनाया जाता है तो 2 स्टेशनों के बीच की दूरी तय करने में लगने वाले समय में थोड़ा अतिरिक्त समय जोड़ दिया जाता है। ओके। ये मार्जिन मुश्किल समय में काम आता है। लोको पायलट इस बफर टाइम का इस्तेमाल करके कुछ मिनट बचा सकते हैं। लेकिन अगर बफर टाइम काफी ना हो तो दूसरा तरीका आता है। लोको पायलट को निर्देश दिए जाते हैं कि वो ट्रैक के उन हिस्सों में ट्रेन की रफ्तार थोड़ी बढ़ाए जहां अधिकतम गति सीमा ज्यादा है, और ऐसा करना सुरक्षित है। अच्छा। और तीसरा, जैसा आपने कहा, आगे के स्टेशनों पर जहां ठहराव 5 या 10 मिनट का होता है वहां से 1-2 मिनट कम किए जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ हवा में नहीं होता। मतलब कोई इसे मॉनिटर कर रहा होता है। हर पल हर डिवीजन का एक कंट्रोल रूम होता है जो किसी मिशन कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। वो हर ट्रेन की लोकेशन और स्पीड पर लाइव नजर रखते हैं। वही कंट्रोल रूम लोको पायलट को निर्देश देता है कि समय की भरपाई कैसे करनी है। ये सब बहुत ही सटीक गणना और हाँ, सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। और ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? 5-10 मिनट की देरी से क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। भारतीय रेलवे एक चेन की तरह काम करता है। आपका ट्रैक सिर्फ आपका नहीं है,
आपके पीछे एक और ट्रेन आ रही है और उसके पीछे एक और। अगर आपकी ट्रेन 10 मिनट लेट होती है तो पीछे वाली ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा और वो भी लेट होगी। इसे कैस्केडिंग इफेक्ट या नॉक ऑन इफेक्ट कहते हैं। एक ट्रेन की छोटी सी देरी सैकड़ों किलोमीटर दूर दर्जनों ट्रेनों का पूरा शेड्यूल बिगाड़ सकती है। तो एक तरफ यात्रियों की सुविधा और दूसरी तरफ पूरे सिस्टम का अनुशासन। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महीन संतुलन है जिसे रेलवे रोज साधता है। तो अगर मैं पूरी बात को समझूं, तो हमने इन दस्तावेजों के जरिए एक पूरी यात्रा देखी। ये यात्रा सीहोर के लोगों की एक जरूरत से शुरू हुई, जो रतलाम डिवीजन का एक प्रस्ताव बनी। फिर वो प्रस्ताव सिर्फ 4 दिन के अंदर मुंबई में मंजूर हुआ और फिर एक विस्तृत एक्शन प्लान बनकर वापस जमीन पर उतरा, जिसमें हर छोटे बड़े कर्मचारी की भूमिका तय थी। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि इस पूरी प्रक्रिया में सुविधा देने के साथ साथ सिस्टम की एफिशिएंसी यानी समय की पाबंदी को बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। ये दिखाता है कि ये सिस्टम सिर्फ आदेशों पर नहीं चलता, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सोच और जबरदस्त प्लानिंग होती है। सही बात है। ये सिर्फ एक अस्थायी स्टाफ का आदेश नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक विशाल का इस सिस्टम भी स्थानीय जरूरतों के प्रति कितना संवेदनशील और फुर्तीला हो सकता है। ये सब देखने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। अगर 21 जोड़ी ट्रेनों के लिए सिर्फ 10 दिन का एक अस्थायी स्टॉप जोड़ने में इतनी गहरी योजना, इतना सटीक समन्वय और इतनी बड़ी कम्युनिकेशन चेन की जरूरत पड़ती है, तो जरा सोचिए कि एक पूरी नई रेलवे लाइन बिछाने या मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसे किसी बड़े स्टेशन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कितनी ज्यादा जटिल और विशाल होती होगी।